जैसे ही सबको लगा कि मेरा अचानक गिरना सिर्फ गॉडेस से टकराकर उसे अपनी बाहों में लेने की एक बेकार कोशिश है, मैंने हवा में ही जबरदस्ती अपना शरीर मोड़ लिया और उसके ठीक बगल में खड़ी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पर छलांग लगा दी। लेकिन सबसे अहम पल पर उस बेवकूफ लड़की ने मुझे पकड़ने की बजाय अपने हाथ में पकड़ा हुआ तरबूज ऊपर उठा लिया। हम दोनों जोर से जमीन पर गिरे और कुछ सेकंड तक वहीं जमे रहे। फिर उसने सबसे पहले मुझे नहीं, अपने तरबूज को चेक किया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि तरबूज बिल्कुल सही सलामत है, तब जाकर उसने मेरी तरफ देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ हाँ एन, तुम ठीक हो ना? मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। क्या सच में वो बेवकूफ तरबूज मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था? मैंने दांत भींचते हुए पूछा, यन, क्या तुम्हारा ये हरामखोर तरबूज सच में इतना जरूरी है? उसे मेरी आवाज सुनते ही झटका लगा। ओह नो, एचेन मुझे पूरे नाम से बुला रहा है। इस बार तो मैं सच में बुरी तरह फंस गई। उधर शियान और आसपास तमाशा देख रहे सारे स्टूडेंट्स भी पूरी तरह सन्न रह गए। यन ने घबराकर तुरंत जवाब दिया, तुम इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल तुम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। भीड़ ने मन ही मन उसे थम्स अप दे दिया। सबको लगा, वाह, वो जो अभी हुआ वो सिर्फ सबकॉन्शियस रिएक्शन था। वाह, इस बार तो उसने सही जवाब दे दिया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा। मैंने यन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आगे बढ़कर उसके नरम गाल को हल्के से दबाया। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिल से ज्यादा ईमानदार है ना? इतना कहकर मैंने उसके हाथ से तरबूज छीन लिया और बिना पीछे देखे सीधे कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। उधर यन अकेली खड़ी रह गई। मैं सच में इनोसेंट हूँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उस समय मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया था। तभी चीची उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, गर्ल, तुम्हारा पहला जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन आखिरी लाइन बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। डोर्म वापस आने के बाद अगर मुझे कल रात वो अजीब सपना नहीं आया होता, अगर मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं किसी नोवेल की दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे सपने में जिस इंसान को मैंने गले लगाया था वो शियान थी। अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। और अगर मैं उस नोवेल का सबसे नफरत किया जाने वाला विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं होता, सपना धीरे धीरे रियलिटी में बदल रहा था। प्लॉट पहले ही शुरू हो चुका था। मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे पागलों की तरह नहीं भागूंगा। पिछली रात यान ने मुझे स्नैक स्ट्रीट चलने के लिए बुलाया। वो पहले से बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही मेरे माथे पर लकीरें पड़ गईं। उसके कपड़े इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर मेरी आंखों में दर्द होने लगा। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई। एन, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। एन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज अब मुझसे नाराज मत रहो, बस एक बार स्माइल कर दो। आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स हमें घूर रहे थे। इस छोटी बेवकूफ से बहस करना मेरी शान के खिलाफ था। मैंने शांत आवाज में कहा, अगले 1 महीने तक हर सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओगी, समझी? उसकी आंखें चमक उठी। यस सर। एचेन, ये छोटी सी लड़की खुशी खुशी आपका आदेश मानेगी। उसने इतनी चमकदार मुस्कान दी कि मुझे उसी वक्त उसकी सजा बढ़ाने का मन कर गया। और हर दिन ट्रैक पर 2 चक्कर लगाओगी, साथ में 20 सिटअप्स भी। असल में ये सजा उसके लिए ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए काफी थी। ये सुनते ही उसने मासूम चेहरा बनाकर कहा, फिजिकल पनिशमेंट भी? तो ऐसा करते हैं, मैं 1 महीने की जगह 1.5 महीने तक तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊंगी। वो बड़ी मासूम आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मानना पड़ेगा वो चेहरा सच में क्यूट था, लेकिन उस अजीब स्नैक आउटफिट के साथ मैं ज्यादा देर उसे देख ही नहीं पाया। मैंने भौं उठाई, तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है? वो तुरंत डर गई। न, 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 नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहां। उसने फौरन गर्दन अंदर खींच ली, फिर अपने सारे स्नैक्स डोम आंटी को देकर सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज में छिपी हुई शिकायत साफ सुनाई दे रही थी। मैं पूरी ईमानदारी से अपना मिशन पूरा करूंगी। उसके बाद हम दोनों ने पूरी स्नैक स्ट्रीट छान मारी, जो भी स्वादिष्ट दिखा सब खा लिया। पेट भरने के बाद हम वापस कॉलेज लौट आए। डोर्म पहुंचकर मैंने जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। फिर मैंने कल रात वाला सपना याद करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा प्लॉट अपने दिमाग में सॉर्ट करने लगा। पहला, फीमेल लीड से टकराना। दूसरा, लाइब्रेरी में अचानक मिलना। तीसरा, स्पोर्ट्स ग्राउंड पर इनकाउंटर। और उसके बाद लगातार उसके पीछे घूमना, जो लगभग हैरासमेंट की हद तक पहुंच जाता था। संक्षेप में कहूं तो सपने में दिखी वो सारी चांस इनकाउंटर्स कोई इत्तेफाक नहीं थी। उनमें से हर एक को बड़ी बारीकी से प्लान किया गया था। ये बात समझ आने के बाद मैंने राहत की सांस ली। उस नोवेल वाला मैं फीमेल लीड की डेली शेड्यूल तक मिनट मिनट याद रखता था। इसलिए जब तक मैं खुद जानबूझकर कुछ अरेंज नहीं करूंगा, मेरी और फीमेल लीड की मुलाकात होना लगभग नामुमकिन था। आखिर वो मेरी क्लास में भी नहीं थी। उसी सुकून के साथ मैं रात भर आराम से सोया। अगली सुबह देखते ही देखते निकल गई। दोपहर का पहला पीरियड पीई का था। क्लास शुरू होने से पहले सब लोग पेड़ की छाया में खड़े होकर रात को होने वाले क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन की बातें कर रहे थे। मैं भी यूपंग के साथ आराम से बातें कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हल्की सी थपकी दी। मुड़कर देखा तो जो नियन अपने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ खड़ी थी। हाँ, एचेन, कितना कोइंसिडेंस है, हमारी दोनों क्लासेस की पीई एक साथ है। वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसलिए यूपंग ने भी हंसते हुए उसे हेलो कहा। लेकिन जो नियन ने बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ा और मुझे थोड़ा किनारे ले गई। एचेन, आज पीई में हमने रन किया है, तो क्या आज सुबह वाले 1000 मीटर कैंसिल हो सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हो सकते हैं, लेकिन सिटअप्स बढ़ाकर 30 कर दिए जाएंगे। उसने तुरंत सलामी मार दी। यस सर, मैं बाद में टाइम मिलते ही कर लूंगी। इतना कहकर वो अपनी लाइन में वापस चली गई। उसके जाते ही हमारी क्लास की एक लड़की उसके पास आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्लास 4 वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? जो नियन ने बिना झिझके सिर हिला दिया। बॉयफ्रेंड कहाँ? अभी तक तो हमने उस बारे में सोचा भी नहीं है। ये सुनकर हो रोई हल्का सा हंसी। उसकी नजरें बिना किसी झिझक के सीधे मेरी तरफ थी। अच्छा, मतलब अब भी बॉयफ्रेंड नहीं है? तो फिर आसान रहेगा। मैं और यूपंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के पास खड़े बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से किसी की जोरदार आवाज आई। पहले एक बास्केटबॉल पूरी रफ्तार से मेरी तरफ उड़ता हुआ आया। जैसे ही मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अभी
तभी एक लड़की अचानक मेरे सामने आ गई। वो सीधे बैलेंस खो बैठी। अगले ही पल वो पूरी ताकत से मुझसे टकराई और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। मेरे दोनों हाथ जमीन पर बुरी तरह रगड़ गए और हथेलियों की चमड़ी छिल गई। उस लड़की ने जैसे ही मेरी खून से सनी हथेलियां देखी, उसकी साफ दर्द दिखाई दिया। मन ही मन बड़बड़ाया, कमाल है, बैड लक का दरवाजा खुला नहीं कि उससे भी बड़ी बैड लक अंदर आ गई। स्पोर्ट्स ग्राउंड कैंपस नॉवल की सबसे डेंजरस जगह, और मैं ये बात भूल कैसे गया? सच में मैं कितना बेवकूफ। वो लड़की घबरा कर बोली, तुम ठीक हो? मैंने बास्केटबॉल अपनी तरफ आते देखा तो बिना सोचे तुम्हारे सामने आ गई, लेकिन उल्टा तुम्हें ही चोट लग गई। चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी लेकर चलती हूँ। इतने में यपंग गुस्से से उस पर बरस पड़ा। तुम्हें अपनी लिमिट पता भी है, अगर तुम बीच में नहीं आती तो ये चेन खुद ही बॉल पकड़ लेता, लेकिन तुम्हें हीरो बनने की इतनी जल्दी थी कि खुद भी उससे टकरा गई और उसे भी गिरा दिया। तब तक हमारे आसपास स्टूडेंट्स की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। जी यान, जो आमतौर पर किसी भी लड़के से दूरी बनाकर रखती थी, इस बार खुद झुककर मुझे उठाने लगी। मैंने तुरंत भीड़ की तरफ देखा। सबसे पहला सवाल पूछा, तुम्हारी क्लास की जो नियन कहाँ है? भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, वो यहाँ नहीं है। शियान ने फिर कहा, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलती हूँ। लेकिन मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मैंने खुद चलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जिद मत करो, स्कूल इतना बड़ा है, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। स्कूल ब्यूटी खुद तुम्हारी मदद करना चाहती है, इतना स्टबर्न मत बनो। मैंने गहरी सांस ली, आंखें घुमाई और अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने भीड़ के सबसे किनारे खड़ी एक गोल मटोल लड़की की तरफ इशारा किया, जो भीड़ में घुस ही नहीं पा रही थी। अरे तुम मेरी एक हेल्प करोगी? कैंपस इतना बड़ा है, मुझे इन्फर्मरी का रास्ता नहीं पता, क्या तुम मुझे वहां तक ले चलोगी? मेरी बात सुनते ही शियान हल्का सा भौहें सिकोड़कर मुझे देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आया, जब वो खुद मेरे सामने खड़ी है तो मैं उससे मदद लेने की बजाय किसी अनजान लड़की से क्यों कह रहा हूँ? क्या उसने कोई गलती कर दी थी? चारों तरफ से आती जलन और हैरानी भरी नजरों के बीच सुचीची चुपचाप आगे आगे चलने लगी और मुझे इन्फर्मरी की तरफ ले जाने लगी। जब उस पीछे पीछे चियान, हुरुई और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी चले आ रहे थे। यूपंग और बाकी लड़के भी साथ आने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। कुछ देर बाद हम आखिरकार इन्फर्मरी पहुंच गए। सुचीची ने बहुत सावधानी से और बिना कुछ कहे धीरे धीरे मेरी शर्ट की स्लीव्स और पैंट के किनारे ऊपर मोड़ने लगी। स्कूल की नर्स ने मुझे देखते ही मेरी चोटें चेक करनी शुरू कर दी। फिर थोड़ा हैरान होकर बोली, अरे बाप रे बेटा, इतनी बुरी तरह कैसे गिर गए? हुरुई ने जल्दी से जवाब दिया, बास्केटबॉल लग गई थी इसलिए गिर गए। नर्स ने सिर हिलाया और फिर मुझसे पूछा, घुटनों और हथेलियों के अलावा कहीं और भी दर्द हो रहा है? उसका सवाल सुनते ही सब चुप हो गए। सच कहूं तो मेरी सारी अटेंशन तो हथेलियों के दर्द पर ही अटकी हुई थी। बाकी शरीर में दर्द है या नहीं ये महसूस करने का भी टाइम नहीं मिला था। नर्स बोली, ठीक है, पहले पूरा चेकअप कर लेते हैं, आप लोग जरा बाहर वेट कीजिए। कुछ देर बाद नर्स ने चेकअप पूरा किया और मेरी चोटों पर मेडिसिन लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही आयोडाइन में भीगा हुआ कॉटन मेरी छिल्ली हुई हथेलियों पर लगा, ऐसा लगा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मैंने दांत भींच लिए, पूरी कोशिश की कि आवाज न निकले, लेकिन जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकल ही गई। मुझे इस तरह दर्द सहते देखकर तीनों लड़कियों के चेहरे उतर गए। सुचीची धीरे से मेरे पास आई और नरम आवाज में बोली, ए चेन, अगर दर्द हो रहा है तो बोल दो, इतना जबरदस्ती सहने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद नर्स ने मेरे घुटनों की खरोंच और बाकी चोटों पर भी पट्टी कर दी। नर्स मुस्कुराते हुए बोली, अब इसकी पीठ पर मेडिसिन लगानी है, तो आप तीनों फिर से बाहर जाएंगी क्या? ये सुनते ही तीनों लड़कियां एक साथ शर्म से लाल हो गईं और बिना कुछ बोले बाहर चली गईं। कुछ मिनट बाद नर्स ने उन्हें वापस अंदर बुला लिया। फिर उसने गंभीर आवाज में समझाया, आगे से बॉल खेलते समय थोड़ा ध्यान रखा करो, गेम के चक्कर में क्लासमेट की सेफ्टी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इनकी हालत देखो, अब अगले कुछ दिन ये ठीक से खाना भी नहीं खा पाएगा और लिखना भी मुश्किल होगा। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगले कुछ दिनों तक घाव बिल्कुल गीले मत होने देना, 2 दिन बाद वापस आकर ड्रेसिंग बदलवा लेना। उसने मुझे एक मेडिसिन स्प्रे भी पकड़ाया, इसे रोज अपने घुटनों और पीठ पर स्प्रे करना। सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद नर्स ने हमें जाने दिया। जैसे ही हम बाहर निकले, हुरुई तुरंत आगे आई, चीची तुमने काफी हेल्प कर दी, अब चिंगचेन को मैं क्लास तक छोड़ देती हूँ। इतना कहते हुए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन भोली भाली सुचीची को लगा कि वो बस फॉर्मेलिटी कर रही है। उसने हंसकर हाथ हिला दिया, कोई बात नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, इस मैं ही ले जाती हूँ। एक तरफ खड़ी शियान चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे सुबह से ही लग रहा था कि आज मैं उससे जानबूझकर दूरी बना रहा हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सच में है या फिर वो ज्यादा सोच रही है। उसी समय जो नियन तूफान की तरह भागती हुई वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने मेरी हालत देखी, उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई देने लगी। उसने शियान और हुरुई की तरफ देखा और हल्का सा ठंडा हम्फ किया, फिर तुरंत मेरे पास आकर बहुत नरम आवाज में बोली, चैन चलो, मैं तुम्हें क्लास तक ले चलती हूँ। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देने लगी। मैंने मुस्कुराकर सुचीची की तरफ देखा, थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है अगर ये हेल्प करेगी तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। मैंने उसे माफी भरी मुस्कान दी। क्लास में वापस पहुंचकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद हुरुई लाल चेहरा लिए धीरे धीरे मेरी डेस्क तक आई। उसने बिना कुछ कहे गर्म पानी से भरा एक कप मेरी डेस्क पर रखा। उसका चेहरा इतना लाल था कि वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। कप रखते ही वो भागकर अपनी सीट पर वापस चली गई। मैं कप को घूरता रह गया। उसकी फीलिंग्स अपनी जगह थी और सच कहूं तो मुझे प्यास
प्यास भी लगी थी, लेकिन मेरे दोनों हाथ बैंडेज से लिपटे हुए थे। बाथरूम जाना भी मुश्किल हो रहा था। अब अगर मैं इतना हॉट वाटर पी लूं तो बार बार बाथरूम कैसे जाऊंगा। किसी तरह आफ्टरनून की सारी क्लासेस खत्म हुई। तभी जो नियन का मैसेज आया, कैफेटेरिया चलोगे या मैं टेकआउट लेकर आ जाऊं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोग मुझे कैफेटेरिया में ऐसे देखें जैसे किसी जू का एनिमल देख रहे हो, इसलिए मैंने तुरंत रिप्लाई किया, टेकआउट ले आओ, मैं कैंपस प्लाजा में वेट करता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स के जाने का इंतजार करने के बाद मैं लंगड़ाता हुआ कैंपस प्लाजा की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं पहुंचा उसी समय जो नियन भी 2 लंच बॉक्स लेकर आ गई। हम दोनों पत्थर की मेज पर बैठकर खाना खाने लगे। खाते खाते वो बोली, अगले कुछ दिनों में अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे यांगजिया से बोल देना, वो तुम्हारी क्लास में है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। मैंने आराम से खाना खाते हुए जवाब दिया, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मेरी चोट 2-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर जो नियन ने खाते खाते कहा, अच्छा हाँ, मम्मी पूछ रही थी कि एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर यहाँ आने के बाद तुम्हें स्कूल में सब ठीक लग रहा है या नहीं। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका एक क्लाइंट भी इसी स्कूल में पढ़ता है। वो पूछ रहे थे कि क्या तुम अभी भी जॉब्स ले रहे हो। इतना कहकर जोनियन ने मेरी बैंडेज से लिपटी हुई हथेलियों की तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब भी आराम करना चाहिए। वैसे भी अभी तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने आराम से खाना खाते हुए पूछा, हमारे स्कूल का ही है? मुझे तो याद नहीं कि मैं उसे जानता हूँ। जोनियन ने सिर हिलाया, हाँ इसी स्कूल का है, उन्होंने पहले भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उस समय हम बीजिंग में थे। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से तुमने जॉब नहीं ली। अब उन्हें पता चला कि तुम एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर वापस आए हो, तो उन्होंने फिर से मेरी मम्मी से कांटेक्ट किया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जोनियन क्लाइंट की डिटेल्स भेजो, पहले देखता हूँ। उसने तुरंत फाइल फॉरवर्ड कर दी, ये लो। लेकिन मम्मी अभी भी यही कह रही थी कि तुम्हें ये जॉब नहीं लेनी चाहिए। मैंने फाइल जल्दी जल्दी पढ़ी, फिर हल्की सी मुस्कान आई, वाह ये तो हाई क्वालिटी क्लाइंट है, रिक्वायरमेंट्स भी कम है और पेमेंट भी काफी अच्छी है। ऐसे एंजल क्लाइंट रोज रोज नहीं मिलते, मैं ये जॉब ले रहा हूँ। जोनियन कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, एचेन क्या तुम सच में थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें सच में पैसों का बहुत ज्यादा लालच है। दोपहर की क्लासेस खत्म होने के बाद भी मैं तुरंत नहीं निकला। यूपंग भी मेरे साथ क्लास में ही रुका रहा। जब ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके तभी जोनियन अंदर आई, लेकिन इस बार उसके पीछे पीछे हुरुई और शियान भी चली आई। शियान को लगता था कि मैं उसकी वजह से घायल हुआ हूँ, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन्हें देखते ही मेरा सिर दर्द करने लगा। पूरा कैंपस स्टूडेंट से भरा हुआ था। एक तरफ जोनियन मुझे सहारा देकर चला रही थी और पीछे 2-2 खूबसूरत लड़कियां चल रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी अपने पूरे एंटोराज के साथ घूम रहा हो। मेरे लिए तो ये सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये तो बिल्कुल उसी तरह का ओपनिंग था जो हर विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर के साथ होता है। शुरुआत जितनी ज्यादा चमकदार होती है, आगे जाकर उतनी ही बुरी तरह बेइज्जती होती है। जोनियन के सहारे चलते हुए मैं मन ही मन बस यही सोच रहा था, काश मैं यहीं बेहोश होकर गिर जाऊं, अपनी कैनन फोल्डर वाली किस्मत याद करके और अपने आसपास घूम रही इन बिल्कुल अनजान फीमेल लीड्स को देखकर। मुझे लगा मेरी जिंदगी सच में अंधेरे से भरी हुई है। डॉम वापस पहुंचते ही मैंने जोनियन द्वारा भेजे गए कॉन्टेक्ट को ऐड कर लिया। सामने वाले ने तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हमने टाइम भी फिक्स कर लिया। ये काम खत्म होते ही मैंने चैन की सांस ली। सोचा था अब थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन रात के ठीक 8 बजे स्कूल फोरम पूरी तरह फट पड़ा। किसी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड वाली मेरी फोटो अपलोड कर दी थी और देखते ही देखते पूरा स्कूल उसी की बात करने लगा। फोटो में मेरे बिखरे हुए बाल आधा चेहरा ढके हुए थे। जिसने फोटो अपलोड की थी उसने नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, यू आर वेलकम। बस पूरा फोरम पागल हो गया। मैं तो इन्हें अपना नया कैंपस गॉड घोषित करता हूँ। इतने लुक्स हैं, ये तो आराम से कैंपस आइडल बन सकते हैं। इनकी वो टूटी हुई उदास वाली वाइब सीधे दिल पर लग रही है, लेकिन जहाँ तारीफ होती है वहाँ हेटर्स भी पहुंच ही जाते हैं। ऊपर वाले लोग ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये बिल्कुल एवरेज लग रहा है। हमारे यंग मास्टर डू के सामने तो कुछ भी नहीं है। फिर कुछ लोग आग में घी डालने भी आ गए। ऊपर वाले की जेलसी स्क्रीन से बाहर निकल रही है। सुना है ये ट्रांसफर स्टूडेंट किसी साधारण फैमिली से है, जबकि यंग मास्टर डू के पेरेंट्स बीजिंग के टॉप बिलियनियर्स हैं। ऊपर से उनकी और शियन की तो बचपन से एंगेजमेंट जैसी है। ये नया लड़का आखिर किस बात में उनसे कंपटीशन करेगा? अगले दिन क्लासेस खत्म होने के बाद पूरी क्लास आराम से बातें कर रही थी। तभी बाहर अचानक शोर मच गया। कुछ लड़कों का ग्रुप क्लास में घुस आया। सबसे आगे खड़ा लड़का ऊंची आवाज में बोला, इनमें से चिंगचेन कौन है? उस समय मैं आराम से लॉलीपॉप खाते हुए फोन चला रहा था। अचानक बीच में डिस्टर्ब होने पर मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैं धीरे से खड़ा हुआ और पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? सामने वाला लड़का चेन शुवेई मुझे ऊपर से नीचे तक कई बार देखने लगा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम ही हो, चिंग चेन मानना पड़ेगा। लुकस बुरे नहीं है, लेकिन अब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं चेन शुवेई हूँ। तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो, है ना? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, हमारे सर्कल में तुम्हारा नाम मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना? मुझे थोड़ा हैरानी हुई। अच्छा, तो ये पहले मेरी बैकग्राउंड जानने आया है। ये देखना चाहता है कि मेरे पीछे कोई बड़ी फैमिली या पावर है या नहीं। मेरी याददाश्त के हिसाब से चेन शुवे बाद में आने वाला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। बीजिंग में उसकी अपनी पहचान थी, लेकिन हर बार डुयुमिंग की वजह से उसका नाम दब जाता था। काफी दुखद जिंदगी थी उसकी, लेकिन सवाल ये था, आखिर इसे मुझसे क्या काम था? उधर क्लास की एक तेज लड़की ने माहौल बिगड़ता देख लिया। वो तुरंत बगल वाली क्लास की तरफ भागी और जोर से चिल्लाई, बुरा हो गया, चेन शुवेई अपने लोगों को लेकर चिंग चेन के पास आ गया है। उसी समय यांग जिया, हुरुई और शी यान से बात कर रही थी। ये सुनते ही उसका गुस्सा भड़क गया। वो तुरंत हमारी क्लास की तरफ दौड़ पड़ी।
मैंने बिल्कुल आराम से लॉलीपॉप मुंह में रखते हुए जवाब दिया, हाँ मेरा फैमिली बैकग्राउंड सच में बहुत साधारण है, हमारे घर में तो बस लॉलीपॉप खरीदने जितने ही पैसे हैं। और तुमने सही कहा, हम कोई टॉप रिच फैमिली नहीं है। मेरी बात सुनकर चेन शुवेई के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने मन ही मन गाली दी, ये लड़का आखिर है क्या? कोई इंसान इतनी कॉन्फिडेंस से खुद को गरीब कैसे बोल सकता है? अब मैं आगे क्या बोलूं? उसने खांस कर खुद को संभाला और फिर बोला, सुना है तुम डू यूमिंग से कैंपस आइडल का टाइटल छीनना चाहते हो। मैंने बिना एक सेकंड लगाए जवाब दिया, नहीं मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर चेन शुवेई अंदर ही अंदर टूट गया। भाई ये तो मेरी डायलॉग ही चुरा ली, तुम उसके लायक नहीं हो, ये तो मुझे बोलना था। ये बंदा रूल्स फॉलो क्यों नहीं करता? बहुत इरिटेटिंग है। उसे जवाब नहीं मिला तो उसने फिर उकसाने की कोशिश की, तुम जानते भी हो डू यूमिंग और शीयान का बीजिंग में क्या स्टेटस है। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, परफेक्ट मैच है, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स मेड फॉर ईच अदर। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैं खुशी से बीच में बोल पड़ा, वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी दोनों की पेयरिंग सपोर्ट करता हूँ। अभी अभी पहुंची शीयान ने ये बात सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने हल्के से होंठ काटे, दिल के अंदर अजीब सी कसक उठी। उसका और डू यूमिंग का रिश्ता तो सिर्फ दोस्ती का था, फिर चेन ऐसा क्यों सोच रहा है? मेरी बात सुनकर चेन शुवेई कुछ पल तक बस मुझे घूरता रह गया। उसके पीछे खड़ा सुजकाई समझ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने आगे बढ़कर कहा, अच्छा है, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारा और मिस शी का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं हंस पड़ा, फिर बिल्कुल सीरियस होकर बोला, बिल्कुल नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, मैं मिस सी के लायक कहाँ हूँ? वैसे भी मेरे पास इस चेहरे और पढ़ाई में अच्छे दिमाग के अलावा है ही क्या? बाकी हर चीज में तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इतना कहकर मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी आंखों में देखा। पूरा क्लासरूम हंसी से गूंज उठा। मेरा डेस्क मेट यू पेंग चुपके से मुझे थम्स अप दिखाने लगा। उधर यांग जिया की आंखें चमक उठी। उसे लगा मैं हमेशा की तरह शांत रहने वाला लड़का हूँ, लेकिन आज मैंने सबकी बोलती बंद कर दी थी। दूसरी तरफ शीयान मुझे नाराज नजरों से देख रही थी, जैसे उसकी आंखें कह रही हूँ, चेन मेरे और डू यूमिंग के बीच सच में कुछ नहीं है। उधर चेन शुवेई पूरी तरह डिफेंसिव हो चुका था। वो बस जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, तुम्हें खुद को इतना कम समझने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने आया था। मैंने भी पूरी मासूमियत से कहा, अच्छा ऐसी बात है? तुम लोग जिस अंदाज में अंदर आए थे मुझे तो लगा था लड़ाई करने आए हो। वैसे दोस्ती करने का तुम्हारा तरीका काफी यूनिक है। ये सुनते ही चेन शुवेई एक कदम पीछे हट गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का बिल्कुल आसान नहीं है। मैंने इसे हल्के में ले लिया, लेकिन इसकी जुबान बहुत तेज है, आज ज्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुमने गलत समझ लिया, क्लास शुरू होने वाली है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलते हैं। जो लोग कुछ देर पहले बड़े रौब से अंदर आए थे वही अब चुपचाप वापस लौट गए। उनके जाते ही यूपेंग ने जोर से मेरी पीठ थपथपाई, भाई आज तो तूने कमाल कर दिया, इतना कूल कैसे रह लेता है? मैं तो सच में डर गया था कि वो तुझे बुली करेंगे। जो नियन भी मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, बुरा नहीं था, आज तो तुमने उन्हें अच्छी तरह हैंडल कर लिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम खुद को किसी से दबने नहीं दोगे, लेकिन वो अचानक तुमसे पंगा लेने क्यों आ गया? मैंने उसकी तरफ देखा, अपना वाटर बॉटल उसके हाथ में थमाया और हंसते हुए बोला, क्या मजाक कर रहे हो? वो मुझे बुली करेगा? पहले जाकर मेरे लिए पानी भर कर लाओ। तभी पीछे बैठा लू जिंगयान अचानक बोला, मुझे शायद वजह पता है। पूरी क्लास एक साथ उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, कल रात स्कूल फोरम पर हर कोई ए चेन की तारीफ कर रहा था, शायद तुम लोग नहीं जानते, लेकिन चेन शुवेई हमेशा से सेकंड प्लेस पर रहा है। हर बार डू यूमिंग उससे आगे निकल जाता है। अब अचानक ए चेन ट्रांसफर होकर आया और आते ही पूरे स्कूल का अटेंशन उसकी तरफ चला गया। उसे लगा उसकी पोजीशन भी छिन जाएगी, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ आया था। स्कूल में तो बड़ा एंटरटेनमेंट चलता रहता है, बड़ा मुझे भी यही लगता है। चेन शुवेई को सच में चेन से थ्रेट महसूस होने लगा है। पहले ही सेकंड प्लेस पर अटका हुआ था, अब शायद उसे डर है कि वो भी नहीं बचेगा। तुम लोगों के बीच तो काफी ड्रामा चल रहा है, आज तो मजा ही आ गया। उसी समय बगल वाली क्लास की एक लड़की मुस्कुराकर सियान से बोली, यान तुम्हारे ए चेन ने तो तुम्हारी और डू यूमिंग की पेयरिंग भी सपोर्ट कर दी। शियान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। असल में उसका और डू यूमिंग का रिश्ता सिर्फ बचपन की दोस्ती का था, लेकिन बचपन से ही हर कोई यही मानता आया था कि दोनों बड़े होकर साथ होंगे। पहले उसे इन बातों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने कभी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया। लेकिन आज वही बात जब ए चेन के मुंह से सुनी तो जाने क्यों उसे बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, हमारे घर में कभी पैसे देखकर रिश्ता नहीं चुना जाता, जब तक सामने वाला इंसान अच्छा हो बस वही काफी है। लेकिन ए चेन की बातों से तो ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ रिच बॉयज को ही पसंद करती। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे साफ महसूस हुआ कि घुटने का दर्द पहले से काफी कम हो चुका था। कल पूरा दिन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज आखिरकार मैं सीधा चल पा रहा था। आज मेरा एक क्लाइंट मीटिंग था, लोकेशन स्कूल कैफेटेरिया। इसलिए झो नियन मेरे साथ वहां चली आई। उसने रास्ते में समझाया, अगर तुम्हें लगे कि ये क्लाइंट ठीक नहीं है तो काम मत लेना, कॉलेज की पढ़ाई ही काफी है, आराम से पढ़ाई करो और छात्रवृत्ति कमाओ। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मैं समझता हूं, लेकिन सामने वाला भी हमारी ही यूनिवर्सिटी का है, इसलिए मेरे लिए काम करना आसान रहेगा। मैंने क्लाइंट को संदेश भेजा कि मैं रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर मसालेदार हॉटपॉट वाले सेक्शन में दाईं और तीसरी मेज पर बैठा हूं। उधर से तुरंत जवाब आया, ठीक है मैं अभी पहुंचता हूं। मैं दरवाजे की ओर देखने लगा, तभी एक गोल मटोल लड़की मेरी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। मैंने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया और वो सीधे मेरे पास आ गई। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका नाम लिन आन्यू था। वो इतनी शर्मीली थी कि आमतौर पर लड़कों से बात तक नहीं करती थी।
उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये तो वही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसकी इन दिनों पूरे कैंपस में चर्चा हो रही है। ये तो सच में बहुत हैंडसम है। मेरे सामने बैठते ही उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो बार बार नजरें झुका रही थी, जबकि मैं चुपचाप उसे देख रहा था। मेरी नजर महसूस करते ही उसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने सिर झुकाकर सोचा, मम्मी पापा ने तो कहा था कि कोई बहुत अनुभवी डाइट कोच मिलेगा जो मेरी ही उम्र का होगा, लेकिन इतना हैंडसम लड़का भला डाइट कोच कैसे हो सकता है? लगता है मम्मी पापा जानबूझकर मेरा मजाक बना रहे हैं। उसके मन में पछतावा भी होने लगा। उधर मैं उसकी मनस्थिति से बिल्कुल अनजान था। मैंने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, मेरा नाम चिनचेन है। आपके माता पिता ने मुझे आपकी वजन कम करने में मदद करने के लिए भेजा है। आपका नाम क्या है? वो घबराई हुई आवाज में बोली, नमस्ते, मेरा नाम लिन आन्यो है। मैंने सिर हिलाया और पूछा, लिन आन्यो, क्या इससे पहले तुमने कभी वजन कम करने की कोशिश की है? उसने धीरे धीरे जवाब दिया, हाँ, मैंने डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी खाईं। तभी जो न्यान्यन बीच में बोल पड़ी, मुझे एक बात पूछनी है, जब तुमने एक्सरसाइज की थी, क्या उसे लगातार जारी रख पाई थी? मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, क्या तुमने पहले कभी नियमित व्यायाम किया है? उसने धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं। मैंने गंभीर स्वर में कहा, वजन कम करने के लिए सिर्फ कम खाना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। सबसे जरूरी चीज है नियमित व्यायाम और उसके साथ सही खान पान। अगर हम दोनों साथ काम करेंगे तो तुम्हें मेरी योजना के अनुसार चलना होगा। रोज व्यायाम करना होगा, शरीर को प्रशिक्षित करना होगा और खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। क्या तुम ये सब कर पाओगी? लिनान्यू ने हल्की उदासी के साथ कहा, अगर मुझ में इतना आत्मानुशासन होता तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। इसीलिए तो मैंने आपकी मदद मांगी है। मैं मुस्कुराया और उसे भरोसा दिलाते हुए बोला, मेरा काम तुम्हें मजबूर करना नहीं, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शन करना और तुम्हें हिम्मत देना है। वजन कम करने का सफर आसान नहीं होता। कई बार इंसान अकेलेपन की वजह से बीच रास्ते में हार मान लेता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मैदान में दौड़ूंगा, तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगा और हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने उत्साहित होकर कहा, सच? कोई मेरे साथ दौड़ेगा, मेरे साथ बैडमिंटन खेलेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। इस स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो शायद पहली बार मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे भी किसी ने अपनाया है। मैंने देखा कि वो सचमुच इस बारे में गंभीर थी, इसलिए मैंने कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम्हें ये ठीक ना लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी। मैं सिर्फ मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं। मैंने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुम सच में बहादुर हो। इसके बाद हमने तय किया कि जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम साथ बैठकर खाना खाएंगे और उसकी खाली क्लासों के समय नियमित अभ्यास शुरू करेंगे। खाना खाने के बाद हम तीनों वापस क्लास में लौट आए। रात को हॉस्टल पहुंचकर लिनान्यू नहाकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसकी मां का संदेश आया, बेटा, आज उस वजन कम कराने वाले लड़के से मुलाकात हो गई ना? मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि वो लड़का है। लिनान्यू ने तुरंत जवाब दिया, मां, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो लड़का है? उसकी मां ने हंसते हुए लिखा, क्या लड़का या लड़की होना इतना मायने रखता है? शर्माने की जरूरत नहीं। लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की है। वजन कम कराने में वो सचमुच माहिर है। चलो कोशिश करके देखते हैं। सोचो, जब तुम पतली हो जाओगी और फिर एक हैंडसम बॉयफ्रेंड भी मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। ये पढ़कर लिनान्यू एक तरफ शर्म से लाल हो गई तो दूसरी तरफ थोड़ा परेशान भी हुई। तभी उसका मोबाइल फिर से बजा। मेरा संदेश था, क्या तुम्हें कोई खेल पसंद है? वो घबरा गई। रात में उसे बहुत कम लोग संदेश भेजते थे। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस लेटे रहना अच्छा लगता है। मैंने उसका संदेश पढ़कर कुछ देर सोचा और फिर लिखा, तो चलो बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस में से कोई एक चुन लेते हैं। जो तुम्हें सबसे कम नापसंद हो उसी से शुरुआत करेंगे। वो स्क्रीन को देखती रह गई। कुछ देर तक समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी मेरा अगला संदेश आया, कल सुबह साथ में नाश्ता करते हैं। मैं कैंटीन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगली सुबह मैं, जाओन्यानन और लिनान्यू समय पर कैंटीन पहुंच गए। हम तीनों ने अपनी अपनी पसंद का खाना लिया और एक मेज पर बांट गए। तभी मैंने उसकी प्लेट की तरफ देखा और अनायास गहरी सांस ली। ये देखकर लिनान्यू घबराकर बोली, क्या हुआ? क्या मैंने फिर कुछ गलत ले लिया है? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। समय पर नाश्ता करना एक अच्छी आदत है। अभी तुम्हें जितना खाना चाहिए उतना ही खाओ।
मेरी बात सुनकर लेनानियों ने राहत की सांस ली। हम तीनों आराम से नाश्ता करने लगे। हमें बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आसपास बैठे कई छात्र हमें हैरानी से देख रहे थे। उनमें से एक ने अपने दोस्त से धीरे से कहा, अरे, ये नया एक्सचेंज स्टूडेंट इसके साथ नाश्ता कैसे कर रहा है? क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? दूसरा बोला, मुझे भी नहीं पता, सच में अजीब बात है। लगता है छिनचैन के दोस्त तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। मैंने उनकी फुसफुसाहट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी मैंने देखा कि लिन आनियो अपना दूसरा बन खत्म करने वाली थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आनियो, क्या तुम अपना एक बन हमें दे सकती हो? वो पहले तो थोड़ा चौंकी, फिर हैरानी से बोली, दे तो सकती हूं, लेकिन क्यों? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हमने इस स्टॉल का बन कभी नहीं खाया। तुम्हें बड़े स्वाद से खाते देखा तो हमारा भी मन कर गया। अगर तुम बांट दो तो अच्छा लगेगा। झो न्यानन मेरे इरादे को तुरंत समझ गई और मुस्कुराकर मेरी बात का साथ दिया। ले नानियों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। आज तक किसी लड़के ने उससे कभी कुछ मांगा नहीं था। उसने बिना झिझक अपना बन हमें दे दिया। मैंने धन्यवाद कहा, उसे आधा झो न्यानन को दिया और खुद एक कौर खाकर मुस्कुराते हुए बोला, आनियू, तुम्हारी पसंद तो सच में कमाल की है। इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। नाश्ता खत्म होने के बाद हम तीनों क्लास की ओर लौट गए। झो न्यानन ले नानियों को उसकी क्लास तक छोड़ने चली गई। रास्ते में ले नानियों ने हैरानी से पूछा, तुम अभी भी मेरे साथ क्यों चल रही हो? झो न्यानन ने सहज भाव से कहा, आ चेन ने कहा है कि तुम्हारी दराज में रखे सारे स्नैक्स हटा दूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई हूं। ये सुनते ही ले नानियों का चेहरा उतर गया। उसने दुखी होकर कहा, इतनी सख्ती? मैं तो हर पीरियड के बाद कुछ ना कुछ खाती हूं। अगर सारे स्नैक्स हटा दिए तो भूख लगने पर मैं क्या करूंगी? झो न्यानन मुस्कुराई और बोली, वजन कम करना तुम्हारा अपना फैसला है। हम सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहे हैं। स्नैक्स तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं। जरा सोचो, क्या मैं गलत कह रही हूं? लिन आनियो ने होंठ भींचे और आखिरकार हार मानते हुए बोली, ठीक है, चलो। दोनों उसकी क्लास में पहुंची। झो न्यानन ने उसकी दराज खोलकर सारे स्नैक्स निकाल लिए। तभी उसे अंदर कुछ ठंडी ड्रिंक भी मिली। वो उन्हें भी उठाने लगी, लेकिन लिन आनियो ने जल्दी से रोकते हुए कहा, वो रहने दो, मुझे सादा पानी पसंद नहीं है। अगर सब कुछ ले जाओगी तो मैं बहुत बेचैन हो जाऊंगी। झो न्यानन ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, ठीक है, 2 बोतलें तुम्हारे पास रहने देती हूँ, बाकी सब मैं ले जा रही हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे तक पहुंची। फिर अचानक मुड़ी और शरारती मुस्कान के साथ बोली, अरे हाँ, एक बात और। आज चेन ने कहा है कि आज रात तुम्हारे हॉस्टल में आकर वहां रखे सारे स्नैक्स हटाने हैं, इसलिए रात को मुझे अपने हॉस्टल ले जाना मत भूलना। ये सुनते ही ले नानियू वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर ऐसी बेबसी थी कि वो रोए या हंसे खुद ही समझ नहीं पा रही थी। तभी चैन बिंगबिंग उसके पास दौड़ती हुई आई और उत्सुकता से पूछने लगी, अरे, तुम छिनचिन को कैसे जानती हो? तुम दोनों आज साथ में नाश्ता भी कर रहे थे। क्या तुम्हारे पास उसका संपर्क है? क्या मैं उसका वीचैट जोड़ सकती हूँ? चैन बिंगबिंग मेरी बात सुनकर चौंक गई। उसने भौहें सिकोड़ते हुए थोड़ा नाराज होकर कहा, वो तो मेरी वजन कम कराने में मदद कर रहा है। ले नानियू ने तुरंत यही बहाना बनाकर जवाब दिया, मैंने सुना था कि कल कोई उसे ढूंढने उसकी क्लास तक गया था। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि वो पार्ट टाइम डाइट कोच भी है तो कहीं लोग उसका मजाक न उड़ाने लगें। मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन चैन बिंगबिंग ये सुनकर और भी उत्साहित हो गई। उसने चमकती आंखों से कहा, मैं भी वजन कम करना चाहती हूँ, क्या वो मेरी भी मदद कर सकता है? ये सुनते ही आसपास खड़ी कई लड़कियां हंस पड़ीं। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, पहले खुद को तो देखो, तुम इतनी पतली हो फिर भी वजन कम करना चाहती हो, क्या हवा में उड़ने का इरादा है? दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हारा वजन कम करना सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो चिन चैन के करीब जाना है। चैन बिंगबिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीमे से कहा, मैं वजन कम नहीं करना चाहती, बस अपनी बॉडी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहती हूँ। अगर मैं भी तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करूँ तो कम से कम एक साथी तो मिल जाएगा। ले नानियू ने होंठ भींच लिए और सपाट लहजे में कहा, रहने दो। ऊपर से तो वो बेपरवाह दिख रही थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, चिनचैन, प्लीज इसे मत मानना, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी तुम्हारे आसपास रहे। कुछ देर बाद क्लास शुरू होने की घंटी बज गई और सब अपनी अपनी सीटों पर लौट गए। छुट्टी होने के बाद मैंने देखा कि मेरे घुटने अब काफी बेहतर महसूस कर रहे थे, इसलिए मैंने कैंपस में हल्की दौड़ लगाने का फैसला किया। उधर लिन आनियू दौड़ पूरी करके पसीने से तरबतर कॉलेज के छोटे सुपरमार्केट में पहुंची। उसने एक आइसक्रीम और कुछ स्नैक्स खरीदे। पैसे देकर बाहर निकलने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे लिन आनियू। पहले तो उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन फिर दोबारा वही आवाज आई, लिन आनियू। वो मुड़ी तो देखा कि मैं उसे बुला रहा था। मेरे साथ एक और लड़का भी खड़ा था जिसे वो नहीं पहचानती थी।
मुझे देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया और वो वहीं सकपकाकर खड़ी रह गई। मन ही मन उसने सोचा, अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चोरी करते हुए पकड़ी ली गई हूं, जबकि मैं तो सिर्फ कुछ खाने का सामान खरीदने आई हूं। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया और मजाक में सिर हिलाकर बोला, अरे इस तरह वजन नहीं होगा। फिर मेरी नजर उसके हाथ में पकड़ी आइसक्रीम पर पड़ी। मैंने भौं उठाकर कहा, वाह, आइसक्रीम भी ले ली। वो घबरा गई, समझ नहीं पा रही थी कि हाथ कहाँ रखे। मैंने बिना किसी झिझक के उसके हाथ से सारे स्नैक्स ले लिए। फिर उसे 3 डिब्बे दूध पकड़ाते हुए कहा, अगर भूख लगे तो ये दूध पी लेना, अभी से स्नैक्स खाने की आदत छोड़नी होगी, धीरे धीरे उसकी जगह दूध लेगा। वो दूध के डिब्बों को देखते हुए थोड़ा उदास हो गई। मैंने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, सुबह तुमने अच्छा खासा नाश्ता किया था, अभी सिर्फ 2 क्लास हुई हैं, इतनी जल्दी तुम्हें भूख नहीं लग सकती। अगर सच में भूख लगे तो ये दूध पी लेना, 3 पैकेट हैं। मैं तुम्हें खाने से नहीं रोक रहा, बस धीरे धीरे क्लास के बीच बीच में स्नैक्स खाने की आदत छोड़कर उसकी जगह दूध पीने की आदत डालनी है, बाकी सब धीरे धीरे होगा। उसने पहले अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। वो समझ गई कि मैं उसकी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहा हूं। आखिरकार उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर भूख लगी तो मैं दूध ही पी लूंगी। इतना कहकर हम दोनों अपनी अपनी क्लास की ओर लौट गए। जाते जाते उसने मुस्कुरा कर कहा, छिन छिन, धन्यवाद। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी आइसक्रीम के लिए धन्यवाद। वो बेबस होकर बोली, अब तो आप सब कुछ ही ले गए, मैं और क्या कह सकती हूँ। अफसोस, मेरे स्नैक्स मैं तो एक कौर भी नहीं खा पाई। क्लास की ओर लौटते समय यूपेंग ने मुझसे पूछा, आचिन, क्या यही वो लड़की है जिसकी तुम वजन कम कराने में मदद कर रहे हो? मैंने आइसक्रीम का एक कौर खाते हुए सहज स्वर में कहा, हाँ। उसका वजन कम करना आसान नहीं होगा, उसकी बुनियाद ही काफी भारी है, इसलिए इसमें लंबा समय लगेगा। मैं अच्छी तरह जानता था कि वजन कम करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। सबसे पहले उसे बार बार स्नैक्स खाने की आदत छोड़नी होगी। उसके बाद धीरे धीरे दोपहर और रात के खाने की मात्रा कम करनी होगी। साथ ही नियमित व्यायाम भी जरूरी होगा। चाहे उसका वजन बहुत जल्दी कम ना हो, लेकिन कम से कम वो अच्छी खानपान की आदतें तो सीख जाएगी और आगे के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो जाएगी। दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद मैं और लिन आन यू खेल के मैदान पहुंचे। सितंबर की दोपहर का मौसम काफी सुहावना था। आसपास कई लड़कियां मैदान में टहल रही थीं। ये दृश्य लिन आन यू के लिए बिल्कुल नया था। वो पहले कभी मैदान में ज्यादा नहीं आई थी। दूसरे लोगों की तरह घूमने फिरने के बजाय वो ज्यादातर हॉस्टल या क्लास में बैठकर स्नैक्स खाते हुए उपन्यास पढ़ना पसंद करती थी। हम मैदान के एक शांत कोने में जाकर खड़े हो गए। थोड़ी दूर पर सिंगल बार और बाकी फिटनेस उपकरण लगे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट देखकर मैं मुस्कुराया और बोला, 2 दिन पहले मेरे हाथ में चोट लगी थी, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ बैडमिंटन नहीं खेल सकता। आज हम सिर्फ हल्का फुल्का व्यायाम करेंगे, ठीक है? उसने चुपचाप सिर हिला दिया। मैंने आगे कहा, पहले कंधे घुमाकर शरीर को गर्म करो, उसके बाद 70 पुशअप्स लगाने हैं। ये सुनते ही उसने राहत की सांस ली। उसके मन में आया, अच्छा हुआ, सिर्फ 70 ही हैं, किसी तरह कर लूंगी। कम से कम इसके सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। उसने पहले शरीर को गर्म किया और फिर पूरी ईमानदारी से पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए। मैं पास की सीढ़ी पर बैठ गया और चुपचाप उसे अभ्यास करते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद वो उठकर खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, पूरा कर लिया। वो कुछ नहीं बोली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो लगातार हाथ से खुद को हवा कर रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, आनयू, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद 70 स्क्वाट्स भी कर लेंगे, ठीक है? मेरी बात सुनते ही वो एकदम चौंक गई। फिर थोड़ी उदासी से बोली, क्या अभी और भी करने हैं? मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन मुझे 3 मिनट आराम करने दो। आराम करने के बाद लिन आनयू ने एक बार फिर नए अभ्यास की शुरुआत की। स्क्वाट्स करते करते जब उसने 52 तक गिनती पहुंचाई तो उसके पैरों में तेज दर्द होने लगा। सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं और पूरा शरीर भारी लगने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, मैं सच में बहुत थक गई हूं, क्या यहीं हार मान लूं? लेकिन अगले ही पल उसने मेरी तरफ देखा, होंठ बीचे और खुद को फिर से संभाल लिया। उसने मन ही मन खुद को समझाया, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कमजोर समझे। चाहे जितनी मुश्किल हो, मुझे पूरा करना ही होगा। मैंने उसके चेहरे पर साफ झलक रही जिद देखी, लेकिन उसे रोका नहीं। वो जैसे तैसे एक एक स्क्वाट पूरा करती रही। बीच में मैंने सहजता से पूछा, आनियू, कितने हो गए? वो हाँफते हुए बोली, 59। तभी मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे बस 11 और, क्या यही तुम्हारी सीमा है? उसने कुछ नहीं कहा, बस दांत भींच लिए और पहले से भी तेज गति से स्क्वाट्स पूरे करने लगी। आखिरकार उसने पूरे 70 स्क्वाट्स खत्म कर लिए। मैंने समय देखा और कहा, चलो अब खाना खाने चलते हैं। हम दोनों साथ में कैंटीन पहुंचे।
लिन आन्यू इतनी थक चुकी थी कि वो तरह तरह का खाना खरीदने लगी। कई बार अलग अलग स्टॉल पर जाकर अपनी पसंद की चीजें लेने के बाद वो आखिरकार ट्रे लेकर बैठ गई। उसने देखा कि मैं शांत बैठा मोबाइल चला रहा हूँ। वो हैरानी से बोली, आप खाना लेने क्यों नहीं गए? क्या आप भी डाइट कर रहे हैं? क्या आजकल लड़के भी इतने मेहनती हो गए हैं? मैंने मोबाइल नीचे रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो अभी और लंबा होना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा खाना ही खाता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फैल गईं। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, अरे मुझे ही सर के लिए खाना खरीद देना चाहिए था। अब तो वही मुझे सिखा रहे हैं और मैं खुद ही भूल गई। वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, आप क्या खाएंगे? मैं अभी लेकर आती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी ट्रे में रखे मसालेदार सूप की ओर इशारा करते हुए पूछा, आनियो, ये मसालेदार सूप कितने का है? उसने मासूमियत से जवाब दिया, 42 युआन। अच्छा लग रहा है ना? मैंने सिर हिलाया। बिना कुछ कहे वो सूप अपनी तरफ खींच लिया और मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम रात में ये मसालेदार सूप पियोगी तो आज की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सूप मैं पी लेता हूँ। लिन आनियो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। आखिर उसने चुपचाप अपने अंडे वाले चावल खाने शुरू कर दिए। मैंने एक घूंट मसालेदार सूप पिया तो तीखा पर सीधे गले में उतर गया। माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और हल्की सी खांसी भी निकल गई। ये देखकर लिन आनियो बेचैन हो गई। उसने मन ही मन खुद को डांटा, काश मैं इतना तीखा खाना ना लेती, बेवजह इन्हें तकलीफ हो रही है। उसने झिझकते हुए अपना आधा भरा हुआ तरबूज का जूस मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने जूस पीने के बाद सहज भाव से कहा, इतना मीठा भी ठीक नहीं है। फिर मुस्कुरा कर पूछा, वैसे इसमें नूडल्स कितने ग्राम डलवाए हैं? मैंने उसकी प्लेट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने नूडल्स कुछ ज्यादा ही ले लिए हैं, इन्हें पूरा खत्म भी नहीं कर पाओगी। मेरी बात सुनते ही लेनानियों के मन का सारा बोझ जैसे पल भर में हल्का हो गया। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसने शरारती अंदाज में अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर इतनी ही चिंता है तो मेरा तरबूज का जूस वापस कर दीजिए। हम दोनों हंसते हंसते खाना खत्म करके उठे। जब लेनानियो ट्रे वापस रखकर लौटी तो उसने देखा कि उसके मोबाइल पर पैसे आने का संदेश था। वो हैरानी से मेरी ओर देखने लगी और बोली, आपने मुझे पैसे क्यों भेजे? मैंने मोबाइल जेब में रखते हुए चलते चलते कहा, सुबह तुम्हारे जो स्नैक्स मैंने ले लिए थे उनके पैसे वापस कर रहा हूं और आज रात के खाने का हिसाब भी इसमें जोड़ दिया है। लिन आनियो ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं, पैसे मत भेजिए। मैं समझती हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब मेरी भलाई के लिए है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आगे कभी मैंने तुम्हें फिर से स्नैक्स खरीदते हुए देख लिया तो इस बार मैं पैसे भी वापस नहीं करूंगा और अगर अगली बार तुम फिर इतनी सारी चीजें खरीदोगी तो मैं बिना कुछ कहे सब जब्त कर लूंगा। लिन आनियो बेबस होकर होठ भींच लिए। उसने धीमे से कहा, लेकिन आज तो मैंने पहले से बहुत कम खरीदा था, फिर भी आप इतने सख्त क्यों हैं? मैं सिर्फ मुस्कुराता रहा। सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचकर मैंने उसे याद दिलाया, अब वापस जाकर 1 घंटा आराम करना, ठीक 1 घंटे बाद नीचे मिलना, फिर हम मैदान में 4 चक्कर लगाएंगे और उसके बाद ही वापस जाकर आराम करेंगे। उसने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। 1 घंटे बाद हम तीनों फिर मैदान में मिले। झऊ न्यानन भी हमारे साथ दौड़ने आ गई। वो और लेनानियो साथ साथ दौड़ने लगे जबकि मैं सीढ़ियों पर बैठकर उनका बैट संभालने लगा। करीब 45 मिनट की कसरत के बाद हम हॉस्टल की तरफ लौटे। रास्ते में झऊ न्यानन लगातार लेनानियो के साथ चलती रही। आखिरकार लेनानियो ने थककर पूछा, तुम हर समय मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? झऊ न्यानन ने बिना झिझक जवाब दिया, तुम्हारे सारे स्नैक्स जब्त करने हैं। सुबह चैन ने मुझे यही काम दिया था। लिन आनियो ने बेबसी से माथा पकड़ लिया। हे भगवान, अब तो हॉस्टल भी नहीं छोड़ोगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे सारे स्नैक्स क्लास में थे और तुम सब ले गई थी। झऊ न्यानन्या से शक भरी नजर से देखा और हंसते हुए बोली, कम बातें बनाओ, तुम्हारी इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। चलो जल्दी, मुझे अभी गेम भी खेलना है। हॉस्टल पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसका रूममेट अभी तक वापस नहीं आया था। झऊ न्यानन ने बिना समय गवाए उसकी दराज, अलमारी और जहां जहां कुछ रखा हो सकता था सब जगह तलाशना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे सचमुच कई पैकेट स्नैक्स मिल गए। वो खुशी से गुनगुनाने लगी, यही तो मेरी मेहनत का इनाम है। लेनानियो दुखी होकर बोली, वो सब मेरे मानसिक सहारे हैं, उनमें से कुछ चॉकलेट तो मेरे पापा विदेश से लाए थे। लेकिन झऊ न्यानन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने एक प्लास्टिक का बैग उठाया, सारे स्नैक्स उसमें भर दिए और हंसते हुए बोली, मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर वो अपनी जीत की निशानी की तरह वो बैग लहराते हुए बाहर निकल गई। लेनानियो बस उसकी पीठ को देखती रह गई और मन ही मन बड़बड़ाई, तुम लोग सच में बहुत निर्दयी हो।
कुछ ही देर बाद उसका रूममेट लियू जियाजिया वापस आया। उसके पीछे पीछे चेन बिंगबिंग भी अंदर आ गई। जैसे ही चेन बिंगबिंग ने लिन आनियो को देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वो उत्साह से उसके पास दौड़ती हुई आ गई। चैन बिंगबिंग उत्साह से बोली, अपना संपर्क मुझे भी दे दो ना। मैंने सुना है कि आज दोपहर तुम लोग मैदान में साथ में अभ्यास कर रहे थे। मैं भी तुम्हारे साथ व्यायाम करना चाहती हूँ, क्या मैं भी आ सकती हूँ? लेनानियो मन ही मन बेबस हो गई। पूरे दिन चिंचन से इतनी कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद उसके मन में चिंचन की सख्त छवि बन चुकी थी। फिर भी वो दोनों के बीच किसी तरह की पहचान कराने को तैयार नहीं थी। उसने सीधे जवाब दिया, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अगर सच में जाना है तो खुद जाकर उनसे पूछ लो। चैन बिंगबिंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, अरे अगर तुम कह दोगी तो बात और आसान हो जाएगी। मैं तो बस दोस्ती करना चाहती हूँ। आज तुम पूरे दिन उनके साथ रही हो, बताओ ना वो असल में कैसे इंसान है? क्या सच में इतने ही नर्म स्वभाव के हैं? लेनानियो किसी की पीठ पीछे बातें करना पसंद नहीं करती थी। उसने बस इतना कहा, ठीक ही है, मुझे नहाना है। इतना कहकर वो तौलिया उठाकर बाथरूम की तरफ चली गई। चैन बिंगबिंग ने उसके जाते हुए पीछे देखा और झुंझलाकर पैर पटकते हुए बोली, सच में कुछ नहीं जानती। क्या हुआ अगर तुम पहले उनसे मिल गई? अगर तुम मेरा परिचय नहीं कराओगी तो मैं खुद रास्ता ढूंढूंगी। रात को हॉस्टल के बिस्तर पर लेटी हुई लिन आनियो ने देखा कि चिंचन ने फिर से उसके खाते में पैसे भेजे हैं। इस बार रकम पहले से भी ज्यादा थी। साथ में एक संदेश भी था, याद रहे सोने से पहले पैरों और टांगों की अच्छी तरह मालिश कर लेना, कल दर्द हो सकता है। लिन आनियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। फिर संदेश भेजा, कल भी ऐसे ही मेहनत करना, आज तुमने बहुत अच्छा किया। ये संदेश पढ़ते ही उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसे अपने पिछले वजन कम करने के प्रयास याद आ गए। पहले ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ही वो हार मान लेती थी। उसकी माँ ने भी कई बार सख्ती से उसकी निगरानी की थी, लेकिन बाद में वो फिर पहले जैसी हो जाती थी। इस बार भी उसे नहीं पता था कि वो कितने दिन तक टिक पाएगी, लेकिन मन ही मन उसने उम्मीद की कि शायद इस बार वो सच में सफल हो जाए। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह उठते ही उसके पूरे शरीर में दर्द था, खासकर पैरों में इतनी अकड़न थी कि बिस्तर से उतरते समय वो लगभग गिर ही गई। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए क्लास तक पहुंची। चलते चलते वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, मुझे वजन कम करना ही क्यों है? जिसने भी ये तरीका बनाया है उसने लोगों को कितना परेशान किया होगा। इसी बीच उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो चिंचन का संदेश था, वजन कम करने के दूसरे दिन हार नहीं माननी है, चाहे जितनी मुश्किल हो अभ्यास जारी रखना। ये पढ़कर उसने गहरी सांस ली। उसका मन किसी बुझे हुए गुब्बारे की तरह बैठ गया था। वो सोचने लगी कि क्या अब भी पीछे हट सकती हूँ? नहीं, अगर दूसरे ही दिन हार मान ली तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं चाहती कि चिंचन मुझे कमजोर समझे। किसी तरह शाम की क्लास खत्म हुई। दोपहर में खाना लेने के लिए वो कैंटीन पहुंची। इस बार वो खुद ही चावल की बजाय लांजो नूडल्स वाले स्टॉल की तरफ बढ़ गई। तभी मुझे उसकी ट्रे में पहले की तुलना में काफ़ी कम खाना देखकर राहत मिली। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर मेहनत रन लाने लगी है। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कल शनिवार है, तुम आमतौर पर शनिवार कैसे बिताती हो? वो मेरी बात का मतलब समझ नहीं पाई। उसने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया, कुछ तय नहीं होता, कभी कभी घर चली जाती हूँ। क्यों पूछ रहे हो? मैंने नींबू पानी का एक घूंट लिया और उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या इसी शहर में है? लिन आनियो ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मेरा घर इसी शहर में है, जिनशू गार्डन के पास। जो नियान नियान मेरी बात समझ गया। उसने तुरंत पूछा, आनियो, क्या तुम्हारा घर सिटी लाइब्रेरी के पास है?